मैं मीना सुरेका आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की कविता 4 छापा का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कविता 4 छापा। कविता 4 छापा जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। इनका जन्म 1936 ईस्वी गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और मृत्यु 2009 ईस्वी भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इनका परिचय, आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के एक महान कवि हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के द्वारा छापा मारने पर व्यंग कसा है। इसके माध्यम से उन्होंने आम आदमी की आर्थिक स्थिति व छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली पर हास्य उत्पन्न कर करारा व्यंग कसा है। तो आइए देखते हैं कविता। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूं। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? आइए देखते हैं इसका अर्थ। यहाँ कवि ने अपने घर में पड़े छापे को बहुत ही मनोरंजक ढंग से हास्य व्यंग रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, एक बार मेरे घर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा। अनेक आयकर अधिकारी आए और उन्होंने कवि से पूछा कि सोना कहाँ है? सोना अर्थात स्वर्ण। लेकिन कवि ने अपनी काव्यात्मक भाषा में उसे नींद समझा और कहा कि सोना तो मेरी आंखों में है, क्योंकि मैं कई रातों से सोया नहीं हूं। अधिकारियों ने गुस्से में कवि को समझाया कि सोना अर्थात स्वर्ण, लेकिन फिर कवि स्वर्ण को सुवर्ण समझ बैठे। सुवर्ण अर्थात सुंदर अक्षर, और उन्होंने कहा कि सुवर्ण तो मेरी कविताओं में है, अर्थात मेरी कविताएं बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी गई है, भला मैं उन्हें तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तो हम देख रहे हैं कि आयकर अधिकारी सोना स्वर्ण के बारे में पूछ रहे हैं और कभी कभी उसे नींद कहते हैं तो कभी उसे सुवर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही हैं धीरे धीरे। आइए देखते हैं इसका अर्थ। कवि की नासमझी पर आयकर अधिकारी झुंझला पड़े। कवि ने जब कहा कि सोना यानी नींद या सुवर्ण, तो आयकर अधिकारी एकदम चिढ़ गए। उन्होंने कवि को समझाते हुए कहा कि हमें तुम्हारा गलत ढंग से, अनधिकृत रूप से अर्थात गलत ढंग से कमाया हुआ अर्थ चाहिए। अर्थ अर्थात धन। कवि फिर अपनी काव्यात्मक भाषा में आ गए और उन्होंने कहा कि अर्थ तो तुम्हें मेरी कविताओं में मिलेगा। अर्थ यानी यहाँ पर आयकर अधिकारी धन कहना चाह रहे हैं और कवि उसे अर्थ समझ रहे हैं, कविताओं का सरल अर्थ। तो उन्होंने कहा कि अर्थ तो तुम्हें मेरी कविताओं में मिलेगा, मेरी रचनाएं अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण है अर्थात उसका कुछ जो रचनाएं की गई है वो व्यर्थ की रचनाएं नहीं है, बल्कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ भाव है। तो उन्होंने कहा कि मेरी रचनाएं अर्थपूर्ण है, उसे ढूंढ लो।
अधिकारियों ने कठोर स्वर में पूछा कि चांदी कहाँ रखी है घर में। अब इन्हें सोना नहीं समझ रहा, धन नहीं समझ रहा, तो अधिकारियों ने सोचा कि चांदी पूछते। उन्होंने कहा चांदी कहाँ रखी है घर में। चांदी अर्थात रजत। कवि भी भड़क उठे और उन्होंने उत्तर दिया कि चांदी तो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, अर्थात मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। चांदी कवि ने समझा सफेद रंग, और उन्होंने कहा हम कहते हैं ना जब बहुत थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि बालों में तो चांदी झिलमिला रही है। तो कवि ने भी चांदी का अर्थ लगाया बालों की सफेदी से, और उन्होंने कहा कि मेरे बालों में धीरे धीरे सफेदी आ रही है, अर्थात मेरे बाल अब चांदी के जैसे लगने लग गए हैं। आगे देखते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहाँ उद्भ्रांत अर्थात भ्रमित होना, भौचक्के होना, कुछ समझ में ना आना। मुद्रा के भी 2 अर्थ है। मुद्रा अर्थात पैसा, संपत्ति, धन, और मुद्राएं अर्थात चेहरे की भावभंगिमाएं। तो देखिए इसका अर्थ। अधिकारियों ने कवि से भ्रमित होकर पूछा, तुमने नोट रुपए कहाँ छुपा कर रखे हो? नोट, मुद्रा अर्थात नोट, रुपए, संपत्ति कहाँ छुपा कर रखे हो? कवि उसे नोट समझ बैठे। परीक्षा के पहले हम नोट्स बनाते हैं ना पढ़ाई के लिए, तो कवि उसे वो नोट समझ बैठे। उन्होंने कहा अभी नहीं है, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। अधिकारियों ने गुस्से में कवि से पूछा, नोट मतलब आपकी मुद्रा कहाँ है? पैसा कहाँ है? संपत्ति कहाँ छिपा कर रखी है आपने गलत ढंग से कमाई हुई? कवि ने मुद्राओं को चेहरे की भंगिमा समझा, भाव भंगिमा समझा, इसलिए उन्होंने कहा मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। अलग अलग ढंग की मुद्राएं आपको मेरे चेहरे पर दिख जाएगी। आगे देखते हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, एकदम खाली। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत पद में कवि ने आयकर अधिकारियों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है कि वे लोग किस ढंग से जब घर में छापा मारने जाते हैं तो वो लोग किस ढंग से अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जाकर के पूछ लिए कि बताइए आपके पास क्या क्या है और वो दे दीजिए, क्योंकि ऐसा पूछेंगे तो कोई भी इतनी आसानी से अपना सब कुछ देने वाला नहीं है। तो अधिकारी लोग किस ढंग से कार्य करते हैं जब छापा मारने जाते हैं, तो प्रस्तुत पद में कवि ने वह बताया है। अधिकारियों ने कुछ सोचा, फिर वह कवि के शयन कक्ष में घुस गए। अधिकारियों ने देखा कि सीधे सीधे जब हम कवि से पूछ रहे हैं कि धन कहाँ है, संपत्ति कहाँ है, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, तो कवि किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनको घुमा फिरा दे रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर तक तो सोचा और फिर वे सीधे कवि के शयन कक्ष में घुस गए और छिपा हुआ धन ढूंढने लगे कि गलत ढंग से कमाया हुआ धन कवि ने कहाँ छिपा कर रखा है। शयन कक्ष में ढूंढने लगे। अब कैसे ढूंढ रहे हैं देखिए। फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। जो तकिए थे पहले से ही फटे हुए थे, उसकी रुई नोच नोच कर फेंकने लगे कि कहीं तकियों के अंदर तो छिपा कर नहीं रखे हैं। टूटी हुई अलमारी को खोलकर देखा। अलमारी पहले से ही टूटी हुई थी, उसको भी खोलकर पूरा छान मारा, पूरा देख डाला कहीं अलमारी में तो छिपा हुआ नहीं है धन। रसोई घर में खाली डिब्बों में ढूंढा। देखिए
शयन कक्ष के बाद उन्होंने रसोई घर को तक नहीं छोड़ा। रसोई घर में गए और जितने भी डिब्बे वगैरह रखे थे सबको खोल खोल कर देखा, लेकिन यहाँ लिखा है रसोई घर में खाली डिब्बों में ढूंढा, यानी रसोई घर में, कवि के रसोई घर में डिब्बों में अनाज पानी तक नहीं था, सब खाली पड़े थे। यहाँ तक कि बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। बच्चे जिस गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं वो गुल्लक भी देख डाली, पर सब खाली था। उन्होंने कनस्तर यानी पीपे और मटकों तक में ढूंढा। रसोई घर में जो पीपे रखे हुए थे, मटके रखे हुए थे, उसमें भी ढूंढा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। जैसे ब्रह्मांड में सब शून्य है, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जैसे सब शून्य है, वैसे ही कवि के घर में भी सब शून्य था, अर्थात कवि के घर में भी कहीं कुछ नहीं था। और यहाँ जो फटे हुए तकिए, टूटी अलमारी, खाली पीपे, कवि ने कविता लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो इनके माध्यम से कवि ने एक आम आदमी की अभावग्रस्त स्थिति को अभिव्यक्त किया है कि एक आम आदमी हमारे देश में किस तरह की जिंदगी जी रहा है, उसके घर में ठीक से खाने पीने तक की सामग्री नहीं रहती है। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। अरण्यकांड रामचरितमानस का एक तीसरा अध्याय है, जहां वनवास के लिए राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अरण्यकांड में भगवान श्री रामचंद्र शूर्पणखा, खरदूषण, मारीच जैसे अनेक राक्षसों का संहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, और यहीं से सीता का हरण भी होता है। तो यहाँ पर कहा गया है, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, अरण्य यानी वन, जंगल। लेखक के घर का हाल जंगल जैसा ही था, वन जैसा ही था, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने जब लेखक के घर की स्थिति इतनी दयनीय देखी, इतनी अभावग्रस्त देखी अधिकारियों ने, तो जितने उत्साह से वो आए थे, जितना अकड़ के वो आए थे कि लेखक के घर से अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन जब्त करेंगे या गलत ढंग से छिपाया हुआ सोना या चांदी हम जब्त करेंगे, वहां तो खाने पीने का तक सामान नहीं था। और इसीलिए कवि ने यहाँ अरण्य कांड शब्द का प्रयोग किया है कि एक जंगल जैसी, वन जैसी ही स्थिति थी, वहां पर कुछ भी नहीं था कवि के घर में। तो कवि के घर का ऐसा दृश्य देखकर आयकर अधिकारियों का खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। वे तो सोचकर आए थे कि कवि है, बहुत माल मिलेगा, पर कवि की आर्थिक हालत देखकर अधिकारियों को गुस्से की जगह उन पर दया आने लगती है। उनकी खस्ता हालत देखकर, उनकी माली हालत देखकर अधिकारियों को कवि के ऊपर दया आने लगती है। वे माफी मांगते हैं कि हमें किसी ने गलत सूचना दे दी थी कि आपके घर में गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा रखा है, हमसे गलती हो गई। और वे पछताते हुए वापस जाने लगते हैं। तभी कवि उन्हें रोक लेते हैं, कवि उन्हें पुकार कर रोक लेते हैं। आगे देखते हैं। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में
बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। सिर मत धुनिए, मुहावरा है, सिर धुनना अर्थात पछताना। तो कवि आयकर अधिकारियों से कहते हैं, उन्हें रोकते हैं और कहते हैं आप जाइए मत, रुकिए। जब आप छापा मारते हो और किसी के घर अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन मिलता है, गलत ढंग से कमाया हुआ धन मिलता है, तो आप सब कुछ ले जाते हो उठा करके। ये नहीं सोचते कि उसके पास कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, आप सारा कुछ उठा कर ले जाते हो। अब जब आप मेरे घर में देख रहे हो कि मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, खाने पीने के ठिकाने तक नहीं है, तो फिर आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जा रहे हो? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप ले जाते हैं। तो जब मेरे घर में बैठने के लिए भी कोई साधन नहीं है, तो कम से कम आप एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक तख्त तो डाल दीजिए। मुझे लगता है आप सभी को यह कविता और खासकर इसके पीछे छिपा हुआ व्यंग अच्छे से समझाऊंगा कि एक आम आदमी किस तरह की जिंदगी जी रहा है, और कुछ लोग इतने अमीर है, इतने पैसे वाले हैं कि गलत ढंग से कमा कमा के उन्होंने धन छिपा छिपा कर रखा है, जिसके कारण आयकर अधिकारियों को उनके घर छापा मारकर उनका वह अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन जब्त करना पड़ता है। धन्यवाद।